हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बीपीएससी 132 के खंड 1 में इकाई 1 कौटिल्य। तो कौटिल्य में आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं लोक प्रशासन के सिद्धांत। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं कौटिल्य में लोक प्रशासन के सिद्धांत। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आरंभ में ही यह स्पष्ट करना प्रासंगिक होगा कि कौटिल्य ने प्रशासन के किन्हीं भी सिद्धांतों की चर्चा अपनी किसी पुस्तक में नहीं की जो अर्थशास्त्र का हिस्सा है। अतः सिद्धांत का संबंध में चर्चा केवल उन सिद्धांतों तक सीमित होगी जो उनकी कृत में अनुमानिक है। यह सुप्रसिद्ध है कि कुछ निश्चित सार्वभौमिक रूप से लागू किए जाने वाले सिद्धांतों पर आधारित लोक प्रशासन के विज्ञान की खोज का श्रेय कुछ शास्त्रीय या क्लासिकी विचारों को पहुंचता है। उदाहरण के लिए लूथर गुलिक और एल उर्बिक ने आग्रह किया कि मितव्ययता और कार्यकुशलता केवल तभी हासिल की जा सकती है जब एक संगठन का मार्गदर्शन कुछ पूर्व निर्धारित मानकों और क्रियात्मकता के मानदंडों द्वारा पूरा हो। गुलिक के नाम से जुड़ी 14 सिद्धांतों की और उर्बिक के नाम से जुड़ी 7 सिद्धांतों की एक प्रसिद्ध सूची है। यह इकाई कौटिल्य द्वारा दिए गए सिद्धांत को समझने के लिए इनमें से कुछ सिद्धांत पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है कार्य का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ वर्क। कार्य का विभाजन अथवा जो श्रम के विभाजन के नाम से जाना जाता है एक ऐसा सिद्धांत है जिसका संबंध एक संगठन की कार्यकुशलता और प्रभावशालीता से है। कौटिल्य कार्य को भी अनेक विभागों में बांटते हैं जो भिन्न भिन्न व्यक्तियों को उनकी विशेषता और ज्ञान के अनुसार भिन्न भिन्न भूमिकाओं को निर्दिष्ट करने के महत्व का सूचक है ताकि वह व्यक्ति अपना नियत कार्य एक विवेकपूर्ण और लाभदायक तरीके से निभा सके। सरकारी यंत्र की संरचना यह दर्शाती है कि कौटिल्य ने कार्य को 34 विभागों में बांटा और प्रत्येक विभाग की अध्यक्षता एक निर्धारित अधिकारी द्वारा की गई। हायरार्की देखें तो अर्थशास्त्र में प्रशासनिक ढांचा एक अधिकारी तांत्रिक यानी नौकरशाही प्रकार के प्रशासन का वर्णन करता है जिसका स्वरूप पदानुक्रमिक है। संगठनीय पिरामिड के शिखर पर राजा था जिसमें समस्त सत्ता का संग्रह था। अधीनस्थ स्तरों का संचालन उन अधिकारियों द्वारा किया जाना था जिन्हें महामात्य अमात्य अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था, परंतु ग्रंथ में अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच पदानुक्रम प्रणाली की स्पष्ट चर्चा नहीं मिलती है। उदाहरण के लिए महामात्य और सेनापति अथवा अध्यक्ष के बीच वरिष्ठ अधीनस्थ का संबंध स्पष्टता स्थापित नहीं किया गया है। इसके बावजूद इस बात पर बल देना आवश्यक है कि पदानुक्रम के भीतर पदोन्नति का निर्धारण योग्यता और पदों के लिए उपयुक्तता द्वारा किया जाता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं निर्देशों में एकता यूनिटी ऑफ कमांड। साम्राज्य के सभी कर्मचारियों को केवल एक सत्ता से निर्देश लेने थे, अर्थात राजा से। सरकार के किसी भी स्तर पर इस संबंध में कोई भ्रम नहीं था कि केवल राजा के पास किसी भी विभाग या पद पर कार्यरत अधीनस्थों को निर्देश करने की शक्ति थी। यह स्पष्ट भाषा में सिद्ध नहीं किया गया है कि ऐसे निर्देश की सूचना प्रत्यक्ष थी अथवा किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से थी। उदाहरण के लिए कौटिल्य ने इस प्रश्न को संबोधित नहीं किया कि क्या राजा हाथियों के विभाग के अध्यक्ष से प्रत्यक्ष बातचीत करता था या फिर सेनापति अथवा महामात्य के माध्यम से सूचित करता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन। तथ्यात्मक दृष्टि से सभी शक्तियां विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायिक राजपद के में निहित थी। केंद्रीकरण वास्तव में प्रशासन का संगठनकारी सिद्धांत था, परंतु केंद्र द्वारा निर्मित नीतियों और निर्णयों का कार्यान्वयन के लिए जमीनी स्तर पर प्रशासन का संगठन भी केंद्र की सूक्ष्म निगरानी में किया जाता था। साम्राज्य को प्रशासनिक दृष्टि से प्रांतों में विभाजित किया गया था और
प्रांतीय प्रशासन का विभाजन जिला तथा ग्राम तथा नगर पालिका प्रशासन में किया गया था। प्रदेश प्रांतीय प्रशासन का अध्यक्ष था, जबकि स्थानीय की अध्यक्षता करता था, और नगर प्रशासन की देखभाल अनेक गोपों की सहायता से नागरिक करता था। ग्रामीण प्रशासन गोप नामक कर्मचारी की देखरेख में होता था। कौटिल्य के लिए साम्राज्य की सुरक्षा, बचाव और समृद्धि तथा राजा के प्रति प्रशासनिक निष्ठा के हित में सत्ता तथा निर्णय की प्रक्रिया का केंद्रीकरण करना अनिवार्य था। कृषि को प्रोत्साहन, आंकड़ों का संग्रह और रख रखाव, उत्पादन तथा खनन को प्रोत्साहन तथा मंडी स्थलों के निर्माण ने भी सत्ता के केंद्रीकरण को स्वीकृति दी। कौटिल्य ने स्थिरता और व्यवस्था, सामाजिक कल्याण और भौतिक समृद्धि को महत्वपूर्ण मूल्य प्रदान किया, जो उनकी दृष्टि में शासन की केंद्रीकृत प्रणाली द्वारा प्राप्त की जा सकती थी। एक विशाल साम्राज्य में सुदूर बैठे राजा को जिला या प्रांत जैसे सरकार की निम्नतर सोपान क्रम में प्रचलित स्थिति के लिए उपयुक्त उचित निर्णय लेना होता था। यह राजा द्वारा सहभागी नियम निर्माण के माध्यम से ही संभव था। 2 कदम इस निर्णय की प्रक्रिया के हिस्से थे। एक, निर्णय लेने से पहले राजा को मंत्री परिषद जैसे अधिकारियों से परामर्श करना होता था, और दूसरा, राजा को निचले स्तरों से जानकारी प्राप्त करनी होती थी। जैसे राजा द्वारा निपटारे के लिए विचाराधीन विषय से संबंधित जानकारी। यह व्यवस्था इसलिए कायम की गई ताकि निर्णय लिए जाने वाले विषय के बारे में वास्तविक समझ प्राप्त हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सत्ता तथा उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। सत्ता और जिम्मेदारी के साथ साथ चलते हैं, इसलिए इसी कारण से राज्य की सारी शक्तियां राजा में निहित ही नहीं बल्कि अपनी प्रजा की प्रगति और खुशहाली के लिए उसे जिम्मेदार भी बनाया। उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस लक्ष्य की प्राप्ति सत्ता के समुचित प्रयोग के द्वारा करेगा। अधिकार की एक प्रणाली में कौटिल्य का विश्वास था, जिन्होंने प्रजा तथा सरकारी कार्यकर्ताओं दोनों द्वारा किए गए अपराधों के लिए अनेक प्रकार के दंड निर्धारित किए गए। इस तथ्य पर सभी प्रशासनिक विचारकों और व्यवसायियों ने बल दिया है कि लोक अधिकारी को कानून तथा उस संस्था जिसका वह सदस्य है दोनों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। परंतु एक अधिकारी ऐसे कार्य कृत्यों के लिए जिम्मेदार को एक कानूनी ढांचे के संदर्भ में न देखकर उसका मूल्यांकन व्यवसायिक आचरण और नीति शास्त्र के परिप्रेक्ष्य से करना होगा, जिससे यह भी शामिल होगा कि किस सीमा तक एक कर्मचारी का कार्य या बर्ताव प्रजा के बीच न्याय, समदृष्टि और नैतिकता को प्रोत्साहित करता है अथवा उसमें बाधा डालता है। उत्तरदायित्व के इस पहलू को ध्यान में रखते हुए यह पाया जाता है कि कौटिल्य ने प्रशासनिक भूमिका प्रबंध के कानूनी, सदाचारी और नैतिक आयामों को बहुत महत्व दिया। राजा से लेकर अन्य विभागों के अध्यक्षों द्वारा अपने कर्तव्य को अनुपालन के लिए कौटिल्य ने स्पष्ट पद्धतियों व कार्य विधियों को निर्धारित किया। उनकी राय में कार्य अनुपालन का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि क्या अधिकारियों ने अपने कर्तव्य निभाते समय परिणामों को प्राप्त करने की चेष्टा करते हुए तथा सर्वोच्च स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करते हुए न्यायोचित प्रक्रिया का प्रयोग किया। कौटिल्य ने कहा कि राजा और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को एक नीति पर अमल करने से पहले उसकी लागत और लाभ की स्पष्टता पूर्व धारण होनी चाहिए। राजा को राज्य के अधिकारियों पर अंतिम नियंत्रण रखना चाहिए ताकि उनमें से प्रत्येक अपने कर्तव्यों का पालन कर्मनिष्ठ, कार्यकुशल और प्रभावी तरीके से कर सके। ऐसा घटित होने के लिए वे गुप्तचरों और हित प्रहरियों की एक प्रणाली निर्धारित होनी चाहिए। उदाहरण के लिए जो वित्तीय मामले के प्रशासन में व्यस्त थे, उन्हें सूक्ष्म जांच के अधीन रखने के लिए लेख और लेखा परीक्षण की एक प्रणाली स्थापित की गई। हम आगे देखते हैं कि प्रशासन में उत्तरदायित्व ऊपर से लेकर नीचे तक होता है, सभी स्तरों पर लागू किया जाना होता था। यह राजा का कर्तव्य था कि राज्य के निर्देशों का उल्लंघन अथवा राजा द्वारा दी गई आज्ञाओं का अनुपालन के लिए प्रजा को दंड दिया जाए। दंड विविध प्रकार के थे, जुर्माना लगाया जाना, नौकरी से निष्कासन करना अथवा कोई अन्य
दंडात्मक कार्रवाई जैसे उस अधिकारी के अपराध की प्रकृति द्वारा आवश्यक समझा जाए। फिर भी राजा के लिए यह आवश्यक था कि दंड न्याय संगत और उचित हो, अर्थात वह अपराध की मात्रा और स्वरूप के समानुपात में होना चाहिए, न कि उससे अधिक और न ही उससे कम। उसे न तो कठोर दंड होना चाहिए न कोमल, क्योंकि एक कोमल छड़ी वाले राजा का तिरस्कार किया जाता है, उस राजा का सम्मान किया जाता है जो छड़ी के द्वारा न्याय करता है। इसका तात्पर्य यह है कि राजा अपनी तर्क संगति से मुक्त नहीं था और उसे अपनी मौज और सनक को कोई स्थान न देकर अपनी सत्ता का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना था। अपनी भूमिका निभाते हुए राजा को धर्म के विधानों का पालन करना था। यदि सही आचरण के रक्षक के रूप में वह अपने कर्तव्यों में चूका अथवा उसके कोई भी कृत्य धर्म के मानकों के समरूप नहीं हो पाए तो प्रजा को राजा से सवाल करने का अधिकार था। अतः केवल एक न्यायी राजा पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता था। कांटों को हटाने पर लिखी गई पुस्तक संख्या 4 ऐसे अन्य अधिकारियों की एक सूची उपलब्ध कराती है जिन्हें दुराचार, व्यापारियों के अपराधों को छिपाने, बस्तियों के बीच सड़कों पर यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में चूक, संरक्षण प्राप्त गुप्तचरों को फांसने की, घायल करने या हत्या करने की अनुमति देने जैसी प्रशासनिक त्रुटियों या भूल के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता था। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रशासन में उच्चतर से निम्नतर स्तर के कर्मियों में और अपने पद से जुड़ी परिभाषित और आवंटित भूमिकाओं का जो अनुपालन कर रहे हो उनमें उत्तरदायित्व को लागू करने के लिए पर्याप्त प्रबंध था। विभाग के अध्यक्ष को केवल लापरवाह होने, अनियमितता होने और गैर प्रदर्शन या निम्न प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार नहीं बल्कि नियम और कानूनों के लिए भी उल्लंघन में भी जिम्मेदार ठहराया जाता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्ति की तुलना में संगठनात्मक हितों की अग्रता। प्रशासन के सिद्धांतों में एक सिद्धांत जो फेयोल द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांतों की सूची में पाया जाता है वह ये है कि संगठन व्यक्ति से ऊपर है, अथवा अन्य शब्दों में संगठनात्मक हितों की में सांप्रदायिक हित भी शामिल है। कौटिल्य के लिए राजा के हितों को अन्य सभी हितों से ऊपर रखना चाहिए। राज्य की सेवा में प्रवेश पाने और उनमें कायम रहने के लिए किसी के लिए भी राजा तथा साम्राज्य के प्रति स्वामी भक्ति पहली तथा आखिरी शर्त थी। अर्थशास्त्र में राजा संगठन और राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, वह व्यक्ति का नहीं। अतः इसका निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने निजी हितों को पीछे रखते हुए राज्य के हित में समर्थक होना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, डिसिप्लिन यानी अनुशासन। यह राज्य समेत किसी भी संगठन के लिए पूर्वापेक्षा है कि सफल होने के लिए उसे लक्ष्यों की एकता के भाव के साथ कार्य करना होगा। अर्थशास्त्र अनुशासन को विशाल महत्व देता है जब वह राजा द्वारा बनाए गए और जारी किए गए निर्देशों और नियमों के सख्त अनुपालन और स्वीकृति की आवश्यकता का उल्लेख करता है। इस विषय में किसी भी कर्मचारी द्वारा कोई लापरवाही या ढीलापन दंड को निमंत्रण देना था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। समन्वय के सिद्धांत का संबंध सरकार के उपकरण के सुसंगत और समग्र संचालन की स्थापना के लिए सभी विभागों और समूहों के प्रयत्नों को संगठित करने का प्रयास से है। यद्यपि ग्रंथ से यह स्पष्ट है कि यह सिद्धांत संगठन और प्रशासन के कार्यों में केवल अंतर्निहित है, फिर भी इस बात पर बल दिया जाना था कि इस कदम से सुस्पष्ट है कि रथ को केवल 2 पहिए खींच सकते हैं, एक नहीं। अतः यह केवल राजा का कर्तव्य नहीं कि वह प्रमुख समन्वयकारी की भूमिका निभाए, बल्कि यह प्रत्येक विभाग या अनुभाग के अध्यक्ष के लिए अनिवार्य प्रतीत होना चाहिए। वह अपने अधीनस्थों के कार्यों को निर्देशित और समन्वित करे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निर्देशन यानी डायरेक्शन। निर्देशन करना प्रबंध और प्रशासन में एक महत्वपूर्ण गतिविधि मानी गई है। कर्मचारियों से प्रभावकारी कार्य कराने के लिए निर्देशन करने की अनेक विशेषताएं शामिल है। निर्देशन एक
बहुकृतज्ञ अवधारणा है जिसमें नेतृत्व, प्रेरणा, निरीक्षण और संचार से संबंधित विषय शामिल है। सरकार के निर्विघ्न संचालन के लिए अच्छे और प्रभावशाली नेतृत्व की प्रासंगिकता को कौटिल्य ने मान्यता दी। निर्देशन में अन्य तत्वों के अलावा संगठन के कार्य और कर्मचारियों की क्रियाओं में नेता की संपूर्ण तल्लीनता शामिल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं लीडरशिप यानी नेतृत्व। निर्देशन का कार्यान्वयन भी अक्सर निर्देशों देने वाले नेता के गुणों पर निर्भर करता है। यह उस समय स्पष्ट हो जाता है कि जब हम कौटिल्य द्वारा एक अच्छे नेता पर आरोपित विशेषताओं या लक्षणों की ओर देखते हैं। यथा राजा तथा प्रजा में कौटिल्य का विश्वास था। एक अच्छा नेता वह है जो अपनी प्रजा और साम्राज्य के हितों को निजी हितों से ऊपर रखता है। यह उस संबंध की सुस्पष्ट व्याख्या करता है जो एक नेता उसके अनुयायियों के बीच में होना चाहिए। एक परिवर्तनकारी नेता के गुणों की ओर संकेत करते हुए कौटिल्य कहते हैं कि एक आदर्श राजा वह है जो राजश्री जैसा व्यवहार करता है, जो प्रजा के योगक्षेम को प्रोत्साहित करने में निरंतर सक्रिय रहता है। हिंदू आस्था के अनुसार योगक्षेम शब्द योग और क्षेम के समन्वय से बना है। एक प्रभावशाली नेता अपनी प्रजा और अपने लिए भौतिक लाभ, आध्यात्मिक कल्याण और सुख उपलब्ध कराता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं निरीक्षण या सर्वेक्षण और नियंत्रण यानी सुपरविजन एंड कंट्रोल। यह सिद्धांत अनेक शास्त्रीय चिंतकों द्वारा विकसित शासन के सिद्धांत का हिस्सा रहा है। कौटिल्य एक संगठन में सर्वेक्षण और नियंत्रण के महत्व से अनभिज्ञ थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं मूल्य आधारित प्रशासन, वैल्यू बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन। कौटिल्य ने मूल्य आधारित प्रबंधन और प्रशासन की अवधारणा को प्रस्तुत किया जब उन्होंने एक नेता में अनेक गुण पहचान की और यह टिप्पणी की कि संगठन के मौलिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नेता सद्गुण युक्त, सच्चा और दुर्गुणों से मुक्त होना चाहिए। ऐसे बुजुर्गों के सलाह के माध्यम से विश्वसनीयता, आभार, उदारत्व, तत्परता और दीर्घकालीन दृष्टि का आह्वान करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने कौटिल्य में लोक प्रशासन के सिद्धांत के बारे में पढ़ा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।